फ्रेंड सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज आपको मैं अपने गृहनगर जबलपुर की एक शख्सियत से मिलवाऊंगा। जी हाँ, जबलपुर शहर एक प्राचीन शहर है। भगवान भृगु ऋषि की नगरी है। इसकी जीवनदायिनी नर्मदा कल कल यहाँ से बहती है। इसकी गोद में कई विभूतियों ने जन्म लिया। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी रघुनाथ साय शंकर साय ने, रानी दुर्गावती के बाद की पीढ़ी है, उन्होंने की थी। उसके साथ ही साथ यहाँ खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान भी यहीं की थी। आज आपको मैं एक ऐसी शख्सियत से परिचय कराऊंगा जबलपुर को, जिन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाई। जी हाँ, भारतीय समाज के एक अच्छी खासी शख्सियत जो कि व्यंग के लिए जानी जाती है। उन्होंने हरिशंकर परसाई जी की बात कर रहा हूं, जो हिंदी के प्रथम रचनाकार थे, जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलाया। आपका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के ही होशंगाबाद जिले में हुआ था। उसके बाद बहुत गरीबी में आपका जीवन यापन हुआ। प्लेग की बीमारी में आपने अपनी माँ और पिताजी को खोया और उसके बाद फिर आप जबलपुर आ गए और जबलपुर में ही उनकी कर्म स्थली रही। यहीं उन्होंने व्यंग को अपनी व्यंग के माध्यम से उनकी पहचान बनी और अभी 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में आपका निधन हुआ। परसाई जी का कहना था कि किसी से डरो मत, आप डरे कि मरे। अपने सीने के ऊपर कड़ापन कर लो। भीतर तुम जो भी हो उसकी जिम्मेदारी लो और गैर जिम्मेदारी के साथ उसे निभाओ। तो जीवन, वो कहते थे, आलोचना करना चाहिए जीवन की। व्यंग जीवन से साक्षात्कार कराता है हमारा। व्यंग जीवन की आलोचना करता है और विसंगतियों का पर्दाफाश करता है। अब आप सोचिए, उन्होंने जो कुछ पंक्तियां लिखी हैं उन पर मैं बात करूंगा आपके साथ। यहीं मदन महल स्टेशन के पास उनका निवास है, आज भी घर है। वो कहते थे कि मैं जब मरूं तो मेरे नाक पे 100 का नोट रख दीजिए, मैं जिंदा हो जाऊंगा। बहुत ही मुफलिसी और गरीबी में जीवन यापन किया, लेकिन अंतिम दिनों तक बराबर लिखते रहे। लोग अपनी वसीयत लिखते हैं। मुझे एक जगह से उनकी वसीयत के कुछ अंश मिले हैं। मेरे एक मित्र हैं, हिंदी के प्राध्यापक हैं महाकौशल कॉलेज में, अरुण शुक्ला जी, और परसाई जी की भांजी हैं साधना मंडलोई। वो सेवानिवृत्त हो गई हैं। जानकी रमन महाविद्यालय में उनके दामाद थे मंडलोई जी, वो भी सेवानिवृत्त हो गए। साधना मंडलोई चंचलाबाई कॉलेज से सेवानिवृत्त हुई हैं पॉलिटिकल साइंस की। उन्होंने बताया, ये सब मेरे अच्छे मित्रों में से हैं, तो सामान्य चर्चा हुई। तो मैंने कहा आज परसाई जी पे, चूंकि जबलपुर की पहचान है, जबलपुर की शान है, उन पे कुछ करा जाए। तो उनके व्यंग, उनकी कहानियां तो आप लोगों ने बहुत सुनी होंगी, पढ़ी होंगी और उनसे परिचित भी हैं। मेरे मित्र अरुण शुक्ला जी, जो हिंदी के प्रख्यात विद्वान हैं, भाषा विज्ञान है, उन्होंने परसाई जी के एक वसीयत की चर्चा की। वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने उसको लिख भी लिया है, तो मैं उसको पढ़ रहा हूं, जिससे कि आपको उसका भावार्थ क्लियर हो जाए। परसाई जी कहते थे, उन्होंने जो वसीयत लिखी कि मृत्यु के बाद 2 काम किए जाएं। उन्हें 2 डिमांड थी उनकी। वो कहते हैं, जिस तरह से पंडित नेहरू ने अपनी वसीयत में गंगा नदी का वर्णन करते हुए लिखा कि मेरी अस्थियां प्रयाग में, प्रयाग यानी गंगा का किनारा, प्रयाग में, इलाहाबाद को अब नाम प्रयाग हो गया है, वहां गंगा में विसर्जित की जाए। परसाई जी कहते हैं, मैं तो गंगा में मेरी कोई अस्थियां विसर्जित ना की जाएं, क्योंकि उसका मूल कारण है कि मैं गंगा में डर और ठंड के मारे कभी नहाया ही नहीं। बोलते मैं इतना डरता था गंगा से, और ठंडा पानी था इतना ठंडा कि ठंड और डर के कारण मैं कभी नहाया नहीं। नर्मदा मेरे पास बहती थी, उसमें भी मैं नहाया, लेकिन बहुत कम। एक बार बचपन में नहाते नहाते, होशंगाबाद की घटना है, बोलते बचपन में नहाते नहाते मैं डूबते डूबते बच गया। तब से मुझे बहुत डर लगता है और नदियों से मैं दूर दूर रहने लगा, नदियों से दूर हो गया। कम नहाया हूं। ज्यादा नहाने से, वो कहते हैं, प्रतिभा कम होती है। इसलिए मैं अपने जीवन में ज्यादा नहाया नहीं, क्योंकि ज्यादा नहाओगे तो प्रतिभा कम होगी।
अब इसी में आगे वृत्तांत करते हुए, चूंकि अस्थि विसर्जन की बात हो रही है, बोलते हैं जिस घर में मैं रहा हूं, जहां वो रहते थे, वो घर आज भी है रेपा टाउन में, मदन महल स्टेशन के बाद भातखंडे संगीत कॉलेज के ठीक पीछे है। बोले उस घर के पास एक गंदा नाला है जो ओमती नाला कहलाता है, जो कभी कुछ लोग कहते हैं शायद नदी था। ये नाला पूरे शहर की गंदगी और गंदा पानी लेकर बहता है। बरसात में तो मेरे घर की सीढ़ियों तक आ जाता है, मतलब उसमें इतना पानी भर जाता है कि प्रसाद जी कह रहे हैं मेरे घर की जो सीढ़ियां हैं वहां तक आ जाता है और उस पर मैला उसके ऊपर उतराता रहता है। अब घर के बाहर तो निकलना है, छाता लगा के निकलो या चाहे जैसे भी निकलो, पानी रुक जाए तो निकलो। बोले इसे पार कर सड़क तक जाने में नरक का अनुभव अपने आप हो जाता है। बोले घर से मैं जब मेन सड़क तक आता हूं तो इस नाले की गंदगी को पार करके आता हूं तो पूरा नरक का मुझे अनुभव हो जाता है। और ये नाला मुझे मच्छर भी सप्लाई करता है। बोलते हैं कि मच्छर भी मुझे सप्लाई करता है और इसलिए उमती नाले से, वो कह रहे उमती नाले से मेरा आत्मिक संबंध है, अतः मेरी अस्थियां इसी नाले में विसर्जित की जाएं। उन्होंने अपनी वसीयत में जो चर्चा ही है, अरुण शुक्ला जी थे, वो कह रहे हैं उन्होंने ना गंगा की बात की ना नर्मदा की। बोलते मेरी अस्थियां इस नाले में, क्योंकि मेरा इस नाले के साथ, उमती नाले के साथ व्यंग है। बोले मेरा इसके साथ आत्मिक संबंध है। एक और वसीयत में उन्होंने बात की है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी हस्ती खत्म होती है तो उसके स्मारक बनाए जाते हैं, बड़े बड़े स्मारक। बोलते मेरा स्मारक जरूर बनवाया जाए। बोले मेरी भी इच्छा है, वसीयत की उनने। वो कहते हैं मतलब व्यंग वाली वसीयत है ये। बोले मेरा भी स्मारक बनाया जाए, लेकिन उसकी डिजाइन साधारण है। बोले बहुत आलिशान या बहुत भव्य नहीं बनाया जाए, बिल्कुल साधारण डिजाइन का बनाया जाए। इसके लिए उनने गालिब का उदाहरण दिया। बोले गालिब की याद में एक गालिब अकादमी बनाई है, गालिब एकेडमी। बोले इससे अच्छा तो गालिब अकादमी बनाने से तो अच्छा था एक बाथरूम में रहने की जगह अगर गालिब को मिल जाती तो बंदा निहाल हो जाता। बोलते हैं कि इतना बड़ा आपने गालिब एकेडमी बना दी है, इतना बड़ा भवन बना दिया, उससे अच्छा तो एक बाथरूम बनाते थे उस जगह, तो गालिब उसमें भी रह के निहाल हो जाता, उसका बाथरूम भी उसे रहने को मिल जाता, उतनी जगह में वो निहाल हो जाता। बोले इसलिए आदमी के साथ में ऐसे विरोधाभास स्मारक बनाने में नहीं किया जाना चाहिए। और अपने लिए कहते हैं मैं जीवन भर एक ऐसे मकान में रहा हूं। बोले मैं जिस मकान में रहता था, पूरी जिंदगी मैंने गुजारी है, उस मकान में बरसात में इतना टपकता था, इतना पानी टपकता था कि मुझे सोने के लिए कोना ढूंढना पड़ता था, कि किसी कोने में, चारों तरफ कमरे के किसी कोने में ऐसा ढूंढता था जिससे कि पानी न गिरे। इसलिए बोलते हैं मेरा स्मारक भी ऐसा बने जिसमें पानी टपकता रहे, उसकी छत ऐसी हो कि बरसात में पानी टपकता ही रहे, पानी गिरता रहे, उसकी कभी पुताई और उसकी मरम्मत ना की जाए। स्मारक ऐसे ही रहने, उसकी पुताई और मरम्मत है। इसके बाद के भी और सुनिए उनकी जो डिमांड है परसाई जी की। बोलते हैं स्मारक के चारों तरफ जो अहाता है उसमें बबूल के झाड़ लगाए जाए। कहते हैं स्मारक के चारों तरफ किसके झाड़ लगाए जाए? बबूल के, कांटेदार होता ना बबूल, बबूल के झाड़ लगाए जाए। बोले रास रानी मत लगाइएगा, गुलाब मत लगाइए, रास रानी मत लगाइए, गेंदा मत लगाइएगा। बोले इससे मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बोले मैंने जिंदगी भर बबूल और फटकटैया ही मुझे पसंद है। अर्थात वो कितना व्यंग है जीवन का कि व्यक्ति जीवन भर कांटों में अपना जीवन गुजारता है, कांटों में, कष्टों में अपना जीवन गुजारता है, और मरने के बाद आप उसको एक आलीशान स्मारक दे रहे हैं। अस्थियां भी विसर्जित करने के लिए वो कहते हैं नदी में आप अस्थियां विसर्जित कर रहे हैं, चाहे वो गंगा हो या नर्मदा हो। बोले नाले में विसर्जित कर दीजिए, उससे उनका अब देखिए व्यंग था, व्यंग की विधा है ना, तो व्यंग को उन्होंने कहा इससे सीधा सीधे चोट किस पे? जबलपुर नगर निगम पे की कि शहर के बीच से एक नाला बह रहा है, उमती नाला, आप उसको व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, उसमें इतना गंदगी, इतना बरसात के समय वो उफनता है नाला कि बोले मेरे घर की सीढ़ी तक आ जाता है और पूरा मैला ऊपर ही ऊपर उतराता रहता है। और जब मैं निकलता हूं, मुझको घर के बाहर जब निकलना पड़ता है तो उस गंदगी से निकलता हूं तो मुझे नर्क का अनुभव, साक्षात नर्क का अनुभव जबलपुर शहर में हो जाता है। और नाले को उन्होंने कहा ये मुझे मच्छर भी सप्लाई करता है। ये उनके व्यंग जो भी पढ़ेंगे आप देखेंगे जबरदस्त उसमें जीवंतता जुड़ी हुई है। वो कहते हैं पूरी जीवंतता जुड़ी है। कहा ना मैंने आपको
कि उन्होंने कहा कि अगर मैं मरूं तो मेरे नाक पे 100 का नोट रख दीजिए। तो 100 का नोट कितनी बड़ी बात है, मतलब 100 का नोट नाक में रख देंगे, बोले मैं उससे जीवित हो जाऊं। ऐसे थे हरिशंकर परसाई जी। उनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने जीवन की जिंदगी के जितने भी थे, प्लेग में उनका माता पिता का देहांत हुआ था और उसी को उन्होंने अपनी विधा बाद में धीरे धीरे बनाया और लिखते रहते थे। माठी कहे कुमार से तू क्या रोंदो मुझे, मैं खुद धुंध जाऊं। ऐसे कई चीजें हैं। 22 अगस्त 1924 को आपका जन्म हुआ था, आज का दिन उनका जन्म दिवस है, और 10 अगस्त 1995 जबलपुर में निधन हुआ था। हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है परसाई जी को, और परसाई जी ने व्यंग की एक विधा देके जबलपुर शहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। वो कहते थे, उन्होंने साफ कहा है, डरो किसी से मत, डरो किसी से मत, डरे कि आप मरे, ये उनका कहना है। और व्यंग को वो कहते थे, व्यंग जीवन का परिचय कराता है। व्यंग को विधा दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन से साक्षात करता है, जीवन की आलोचना करता है, विसंगतियों का पर्दाफाश करता है। एक और उनकी याद दिलाता हूं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो पूर्व में जबलपुर विश्वविद्यालय कहलाता था, मानद उपाधियां देता, हर विश्वविद्यालय देते हैं, परसाई जी का नाम आया। विश्वविद्यालय के कुलपति और सभी वरिष्ठ प्राध्यापक वगैरह गए, आपका नाम ईसी ने पारित किया है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पारित किया है, इस बार के दीक्षांत समारोह में आपको हम डीलिट की मानद उपाधि देंगे। बड़े ही सरल सहज भाव से परसाई जी ने मना कर दिया। बोले मैं डीलिट की उपाधि इतनी वजनदार, इतनी भारी है कि मैं उसके बोझ तले दब ही जाऊंगा, उठ नहीं पाऊंगा, मुझे माफ कीजिएगा, आप किसी योग्य व्यक्ति को, किसी सुपात्र को एक डीलिट की मानद उपाधि दीजिए। मैं सुपात्र नहीं हूं, ना ही मैं योग्य हूं। और उन्होंने डीलिट की मानद उपाधि नहीं ली। बहुत मनाया गया, शहर के सभी साहित्यकारों ने उनसे चर्चा की। बोले श्री श्री लाल दुबे जी, श्री हनुमान प्रसाद वर्मा जी, देशबंधु के संपादक मंडली ने, सभी ने कहा, लेकिन परसाई जी ने साफ मना, बोले नहीं, मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि मैं डीलिट की उपाधि को वर्ण कर सकूं, डीलिट की उपाधि ले सकूं, साफ मना। ऐसे बिरले साहित्यकार, व्यंगकार हरिशंकर परसाई जी का आज जन्मदिन है और अभी 10 अगस्त को उनका निधन हुआ था 1995 में। तो मैं जबलपुर नगर वासियों की तरफ से अपने चैनल के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी के जन्म पे उनके कुछ जो वसीयत की बात की है, उनकी विधा की बात की है, वो आपके सामने रख रहा हूं। आशा है आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। नमस्कार।